नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ, जो कि जून में एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद री एग्जामिनेशन हुआ और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नेट जीआरएफ मिला है डिस्पाइट ऑफ हाई कट ऑफ ऑब्वियसली। उनमें से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि बहुत सिंसियर एस्पिरेंट आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने इतने हाई कट ऑफ के बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर किया है एंड शी हैड अ वंडरफुल स्टोरी टू टेल डेफिनेटली, जिससे आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत कुछ सीख सकते हैं कि प्रिपरेशन का सही तरीका क्या होता है। तो आज हमारे साथ हैं कुमारी नेहा, जिनके साथ हम बात करेंगे वो सारी बातें जो आपके मन में डाउट होते हैं रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। ओके, इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए, क्या क्या हर्डल्स होते हैं, कैसे उनको ओवरकम करना है। वो सारी स्ट्रेटजी, वो सारे डिस्कशन इस वीडियो में आपको उसमें मिलेंगे। तो पूरा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस वीडियो को जब भी देखें तो प्लीज लेट्स क्लैप फॉर नेहा कुमारी वंस एंड दैट शी इज देयर टू लाइक लेट्स से शेयर हर स्टोरी विद ऑल ऑफ अस। ओके, कि कैसे कैसे प्रिपरेशन की, क्या किया क्या नहीं किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो चलिए एक बार इनवाइट करते हैं कुमारी नेहा को, जो आज हमारे साथ यहाँ पे है, एंड जानते हैं उनसे उनकी स्टोरी के बारे में। सो आई वुड लाइक टू वेलकम नेहा जी, आपको स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए हैं और आपकी अपनी जो सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपका वेलकम है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जो है आप अपने बारे में कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर मास्टर्स ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया है, वो थोड़ा सा हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू, देविका मैम को थैंक यू मैम को। आज मेरा जेआरएफ हो गया, इसका क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाता है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। सर मैं बिहार से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ है और मास्टर्स भी पटना यूनिवर्सिटी से हुआ है। उसके बाद मैंने एक साल बीपीएससी का प्रिपरेशन भी किया और जैसे कि सब लोग फ्लैट भी रखते हैं तो मेरा नेट जेआरएफ निकालना भी फ्लैट भी था। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। इससे पहले जो 2 अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा नेट भी नहीं हुआ था। ओके, मतलब इस बार सबसे टफेस्ट कट ऑफ था, उसमें आपने सबसे टफेस्ट कट ऑफ में भी मतलब जो पिछली बार नेट नहीं हुए थे बट इस बार जेआरएफ निकाला। दैट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। सो आई वांट टू जस्ट लाइक लेट्स से आस्क कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो ओके, व्हाट वाज द कट ऑफ दैट यू हैव एक्सपेक्टेड कि इतना स्कोर में लेके चलते। वैसे बाय द वे अभी आई गेस इस बार आपके 112 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सही हुए अप्रोप्रिएटली? 117 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। दैट्स अ वंडरफुल स्कोर ऑब्वियसली। सो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे क्या आपका था कि मतलब यार मुझे कितना अचीव करना है, मतलब 150 में से कितने क्वेश्चंस का पहले से टारगेट लेके चले थे आप? सर जैसा कि आपने बताया था कि कम से कम 110 मार्क्स तो लाना है तभी क्रैक हो पाएगा जेआरएफ। तो मेरा भी टारगेट वही था कि 110 मार्क्स एटलीस्ट मेरा आ जाए। बट ये है कि लकीली थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही गया आपका और डेफिनेटली कट ऑफ जितना हाई गया उस हिसाब से भी आपका स्कोर अच्छा गया। तो दैट्स मतलब ये है कि प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली वो 110 की वाली थी और उससे ऊपर भी आपका अचीवमेंट हुआ। सो डेफिनेटली डिस्पाइट, बिकॉज आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वही टारगेट रखा था बट बिकॉज इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा निराश भी हैं कि हाँ नेट तो कर लिया बट जेआरएफ नहीं हो पाया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका नेट होना चाहिए था बट जेआरएफ इसलिए इस बार पीएचडी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उनको। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्रिपरेशन, जैसे अभी आपने बताया कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी और मतलब सिविल सर्विसेज वाला आपका जो मेजर इंटरेस्ट है, एंड देन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बट साथ में एज अ प्लान भी यूजीसी नेट को रखते हैं, विच इज अ वंडरफुल प्लान भी आई वुड से, बिकॉज आपके पास आगे एकेडमिक स्कोप भी है, आपका पीएचडी करने का चांसेस आपके पास, और साथ साथ एक अच्छा खासा स्टाइपेंड जो कि उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है व्हेन यू आर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज। ये कब से स्टार्ट आपने सोचा था कि मतलब यू शुड बी considering UGC NET examination as your plan B? सर 2023 से मैंने 2 बार एग्जाम दिया, एक बार जून में और एक दिसंबर में, दोनों में मेरा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं सेल्फ स्टडी से दिया था तो उस यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे आपके मैराथन क्लासेस देखे थे तो मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई थी। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे गाइडेंस का जरूरत है, तो फिर मैं टेक्स्ट का कोर्स परचेज किया और फाइनली मैंने जेआरएफ क्रैक कर लिया। इसके लिए सर थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आपको आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आपको देख के लगता था कि सर जब अपने के लिए इतना कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं। डेफिनेटली वो तो ठीक है, इंस्पिरेशन तो सभी को आती है टीचर को देख के, और वो भी मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि ऐसा कोई चीज
मेरी तरफ से कमी ना रह जाए कि आप लोगों को भी लगे कि जब टीचर ही नहीं पढ़ा रहा तो हमको क्या ही ज्यादा मेहनत करें, तो वो इंस्पिरेशन गिव एंड टेक वाला पर्सपेक्टिव है आप लोगों की, जो कंसिस्टेंसी है क्लास में कि हाँ हर दिन क्लास हो रही है, कुछ भी हो, भले मूड है पढ़ने का नहीं है बट आना है, डेली क्लास में बैठना है, कंसिस्टेंटली सवाल पूछने, अपने डाउट्स रिजॉल्व करने। सो वो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है ऑन ऑन द बोथ एंड्स, ओके, टीचर के एंड से भी और स्टूडेंट के एंड से। और इसलिए जो स्टूडेंट्स उतनी ही कंसिस्टेंसी से टीचर को फॉलो कर पाते हैं, उतने ही डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाते हैं, वो कुमारी नेहा की तरह, या फिर और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म में रहते हुए जेआरएफ क्रैक किया, उनकी तरह सक्सेसफुल हो पाते हैं। सो एक मेजर प्रॉब्लम होती है पेपर नंबर 1 की, ठीक है, जो कि आपने भी आई गेस एक्सपीरियंस की होगी कि पेपर अपने सब्जेक्ट में तो फिर भी सभी एस्पिरेंट जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। पेपर नंबर 1 को कैसे कैटर किया आपके हिसाब से, आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए उसके लिए? सर मैं टेक्स्ट बुक पे कंप्लीटली फोकस थी। पेपर 1 का क्लास सुबह में होता था, मैं वो करती थी। उसके बाद दोपहर में पेपर 2 का क्लास होता था। फिर शाम में 5 बजे जो वेडनेसडे को करंट अफेयर्स का क्लास होता था, मैं वो करती थी। फिर 6:30 में जो टेक्स्ट बुक ऐप पे फ्री क्लासेस आता था, मैं वो करती थी। और पहले क्या किया था ना कि जो भी नोट्स है वो पहले ही मैंने प्रिंट आउट करके निकलवा लिया था, तो जब भी क्लास होता था तो मैं उसको देखती थी और जो भी इंपॉर्टेंट होता था उसको अंडरलाइन करती थी। और जो भी आप लोग बताते थे कि स्टार मार्क कर देते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको उस टाइम में स्टार मार्क कर लेती थी। और मेरा ये था डेली का रूटीन कि मेरा जब क्लास हो जाता था तो रात में सोने से पहले जो भी पढ़ाया गया था उसको मेरा रिवाइज करना था, उसके बाद ही सोने जाती थी। मतलब अगर मैं यस ऑन एन एवरेज मानूं तो कम से कम दिन में आप 5-6 घंटे तो एड नहीं दे रहे हैं। मतलब बस क्लासेस का आपने बताया कि 1 घंटे की पेपर 1 की क्लास हो गई, 1.5 घंटे की पेपर 2 की क्लास हो गई आपकी। उसके बाद आप फ्री क्लासेस भी अटेंड करते थे, वेडनेसडे वाला जो वीकली करंट अफेयर सेशन, एज वेल एज जो 6:30 PM पे टेक्स्ट बुक ऐप पर फ्री क्लास हो रहा है, जो कि प्रैक्टिस वाला एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है हमारा। सो ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूँ करीबन आप 3-3.5 घंटे का तो वीडियोस डेली क्लास लेक्चर देख ही रहे थे, और साथ साथ अपना सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 1-1.5 घंटे की, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज 4 to 5 आवर्स डेली आप पढ़ ही रहते हैं, मतलब मेरे हिसाब से, अगर मैं करेक्ट हूं तो। हाँ सर, और ऐसे धीरे धीरे करते करते सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। और मैं पहले जब मैंने अटेम्प्ट किया था सेल्फ स्टडी से, तो उसमें ये हो रहा था कि पढ़ते तो सब कोई है, सारे बुक से पढ़ लेते हैं। पेपर 1 में केवीएस मदान बुक है, पेपर 2 में पॉलिटिकल थॉट के लिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आई गेस नेहा जी आपकी साइड पे। तो बुक पे आके ये हुआ कि यहाँ पे हमको सब कुछ सारा चीज एक जगह इकट्ठे हो गया, और इससे पॉसिबल हुआ कि मेरा जेआरएफ हो। ठीक ठीक, मतलब वो है कि हाँ रिसोर्सेज तो डेफिनेटली सब जगह है, बट उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, और एक सिंक्रोनाइज वे में पढ़ने का अगर जब तरीका होता है ना डेफिनेटली। और मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, फैकल्टीज पढ़ाते सब कुछ है, आप लोग यूजुअली ये तो एक सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि टीचर्स की तरफ हम लोग का बहुत, दिस इज द वंडरफुल कल्चर। डेफिनेटली आपने ही बहुत सारी मेहनत की है, ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ टीचर्स का सहयोग था। हाँ, हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा गाइडेंस जितना हम दे सकते थे दिया, और उसको सही से यूटिलाइज किया आपने, तो वो एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो अच्छा पेपर 1 का मेजर कंसर्न था कि जैसे पेपर 1 में जो है ना कि कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं, जैसे स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आर्ट्स फील्ड के स्टूडेंट्स ना लाइक मैथ्स हुआ, डीआई हुआ, इसको लेकर बहुत ज्यादा लाइक पैनिक में रहते हैं कि यार ये तो बनेगा नहीं मुझसे पेपर नंबर 1 में, और फिर मैं कहीं ना कहीं यस प्लीज। हाँ तो सर पेपर 1 में क्या प्रॉब्लम होता है मैथ्स वाले सेक्शन में और डीआई सेक्शन में, तो ये मेरा वीक पॉइंट था डीआई और मैथ सेक्शन। तो मैंने सोचा कि और सारे जो यूनिट्स है मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ। तो डीआई को और मैथ्स पे मेरा फोकस था, बट उतना फोकस नहीं था जितना फोकस और सारे पे था, जैसे कंप्यूटर वाले सेक्शन पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, कॉम्प्रिहेंशन जो कि सबसे इजी पार्ट है, जो कोई भी कर सकता है, जिसे कोई भी मार्क्स ले सकता है। तो मेरा फोकस हो सकता है कि ठीक है, अगर डीआई मेरे से नहीं बनेगा और मैथ्स का भी क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं बनेगा, तो एटलीस्ट मेरे पास बाकी जो सारे सेक्शन है वो मेरे स्ट्रॉन्ग है। तो उससे मैंने स्कोर किया पेपर 1 में 35। मतलब वही कि मेरे हिसाब से ये स्मार्ट अप्रोच है कि डिस्पाइट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर वीक एरियाज, लेट्स वर्क ऑन द एरियाज दैट यू कैन लाइक लेट्स से रियल स्कोर फॉर। ओके, सो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए ना कि अगर आप पूरे टाइम इसमें परेशान है कि यार पेपर 1 में मेरा ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं पा रहा, तो उनको लेकर जो नहीं हो पा रहा उनको लेकर आप परेशान रहेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन में यू नीड अ पर्टिकुलर स्कोर टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आपसे कोई सेक्शन अगर नहीं हो पा रहा है किसी पर्टिकुलर यूनिट का, तो उसका आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। आपको बस ये देखना है कि कौन सा हो पा रहा है और उसको मैं कितना परफेक्शन, जैसे बहुत अच्छी बात अभी नेहा ने बोली कि अगर कॉम्प्रिहेंशन में पूरा स्कोर हो सकता है तो पूरा कीजिए ना, वहां पे क्यों 1-2 मार्क्स आप छोड़ रहे हैं। अगर वहां कॉम्प्रिहेंशन में आपका वीक जा रहा है, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में जहां पे अगर थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो आप स्कोर कर सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी सिमिलरली, और वो रिपीटेड क्वेश्चंस वहां आते हैं। सो
मतलब जो एरिया आपसे अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है मैथ्स डीआई में प्रॉब्लम हो रही है, अगर सीख पा रहे हैं टीचर से, बन पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन पा रहा है तो फाइंड अनदर वे कि आप कैसे करके करीबन, जैसे कि नेहा ने बताया कि 35 क्वेश्चन सही कर लिया, एंड दैट्स अ वंडरफुल स्कोर। 50 में से अगर आपके 35 सही हो रहे हैं पेपर वन में, तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव अ कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट टू योर स्कोर इन द जेआरएफ, बिकॉज जेआरएफ इज अ अमलगमेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। ओके, सिर्फ पेपर वन में आप, जैसे आज के टाइम पे जब आप देख रहे हैं कट ऑफ जितना जा रहा है, तो अगर सिर्फ पेपर वन के सॉरी पेपर टू के भरोसे अगर आप बैठे कि आप पेपर टू में 80 और 90 क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आपका जेआरएफ हो जाएगा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज आप पेपर वन में भी सिग्निफिकेंटली उतना ही परसेंटेज आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने पड़ेंगे। सो अभी से स्टार्टिंग से जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जैसे नेहा का अप्रोच था कि जो जो एरियाज वीक है उनको थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बाकी जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके उसमें बेटर परफॉर्मेंस आप लेके आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और हमारे पास कंसर्न जो आता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, कि रिवीजन को लेकर हम क्या सही तरीका अपनाएं। जैसे कि अभी जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स वगैरह भी है, या फिर आपने भी फाउंडेशन कोर्स देखा होगा, फिर जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स वगैरह भी कवर किया होगा। सो आपके हिसाब से रिवीजन को लेकर एक सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और कब से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिवीजन सेक्शन है। इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेरे लिए जेआरएफ बूस्टर खुला, क्योंकि हम लोग जब लास्ट में 2 मंथ्स बचता है तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत बर्डन हो गया, हम लोग पेपर वन पेपर को कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन जेआरएफ बूस्टर में सर आप कुछ कुछ टॉपिक्स देते थे, फिर उसका टेस्ट होता था। थोड़ा थोड़ा टॉपिक करते करते वो कब सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया आप लोग को कुछ भी नहीं पता चला। जेआरएफ बूस्टर काफी मतलब कि सिलेबस को हाँ क्विकली रिवाइज करने में आई वुड से कि बिकॉज होता है ना कि सिलेबस अपने आप में एक बार तो पहली बार तो पूरा कवर करने में पहाड़ लगता है। डेली आप 2-2 3 कदम चढ़ते चढ़ते वो पहाड़ पे चढ़ते हैं, आप उसको बुलाया कि उस पहाड़ पे चढ़ तो गए, सिलेबस तो कवर कर लिया, बट उसको एक बार पूरा रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है, जिससे कुछ भी मिस ना हो। और वहां पे जेआरएफ बूस्टर है टारगेटेड, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस एकदम से सोचा हुआ कि यार मुझे 10 दिन में कवर सिलेबस रिवाइज करना है, 20 दिन में करना है, कैसे करें, कहां से करें, कैसे क्वेश्चन करें। तो जेआरएफ बूस्टर इज समथिंग जहां पे डेली यू आर गेटिंग अ टास्क कि इतना आज पढ़ के आना है, और फिर उसके बाद उसका टेस्ट देना है, उसकी क्लासेस लेनी है, और जो फिर उसमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी होता है मेरे हिसाब से। नहीं, अगर मैं सही बोलूं कि मतलब जब आप जो आपने पढ़ा है और जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू विल गेट ए क्लियरिटी कि अच्छा जो मैंने समझा था और जो असलियत में क्वेश्चन में आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी सही है कि कितनी गलत है। वो जो एक डिफरेंशिएशन है कि आपका समझना और कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी क्लियर आउट होता है। चलिए, बाकी इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह भी आपने डेफिनेटली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे लगाए होंगे। सो वो क्या टाइम मैनेजमेंट के साथ पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे कि एग्जाम के लिए छोड़ देते कि एग्जाम में ही मैनेज कर लेंगे टाइम? नहीं सर, जैसे आपने बताया था कि हर वीक में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो मैं रात के टाइम में टाइम सेट करके 3 आवर्स का बैठती थी और मैं एक मॉक टेस्ट लगाती थी। जैसे जून के टाइम में हुआ था कि हम लोग को ओएमआर सीट मिली है, तो मैं ओएमआर सीट में प्रैक्टिस करती थी। फिर कैंसिल हो गया, इतना मेहनत के बावजूद जो एग्जाम अच्छा गया था हम लोगों का वो कैंसिल हो गया, तो काफी डीमोटिवेट हो गए थे हम लोग। लेकिन फिर से आपने हम लोगों को बताया कि आपका एक लाइन था कि हम फिर से पढ़ेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लड़ेंगे, है ना? थोड़ा और पढ़ेंगे, थोड़ा और लड़ेंगे, है ना? यही था। यस, एग्जैक्टली। यस सर, थोड़ा और पढ़ेंगे, थोड़ा और लड़ेंगे या। तो ये लाइन काफी मोटिवेटिंग था। कभी कुछ समटाइम्स वी गेट डीमोटिवेटेड कि अब क्या होगा, इतना मेहनत हमने करी और फिर से सबको फिर से रिवाइज करना है, तो वो काफी बर्डन था। तो सर हम लोग ये टाइम याद कर लेते थे सबका कि हाँ सर ये बोले थे कि और पढ़ेंगे और लड़ेंगे, तो वो काफी मोटिवेट करता था हम लोगों को कि चलो और करते हैं और करते हैं। डेफिनेटली जब आप बिल्कुल ऑलमोस्ट ना उस अभी ना, जैसे आपके साथ, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि वो जो सिचुएशन था कि 18 जून का एग्जाम कैंसिल होना, और उसके बाद फिर 2 महीने 3 महीने फिर से एक बार मेहनत करना, जो कि सभी स्टूडेंट्स ने की थी। और अभी आई गेस ऑन अ सिमिलर स्टेज वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार के हाई कट ऑफ के बाद उतनी मेहनत करने के बाद फिर से दे आर डिसअपॉइंटेड, बिकॉज दे रियली डिजर्व टू गेट द जेआरएफ। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी थोड़ा सा, बिकॉज ऑलमोस्ट यू आर ऑन द बाउंड्री लाइन, 1 2 3 4 परसेंटाइल से या फिर परसेंटेज से या फिर 2-4 क्वेश्चन से जेआरएफ रुका है। तो हिम्मत मत हारिएगा, दिसंबर में एक बार और मौका लेगा, ये थोड़ा सा और पुश कीजिए, बिकॉज अभी आप ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन तक पहुंच गए। यहाँ से वापस लौट जाएंगे, अगर कदम लौटा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, खुद को निराश कर लेंगे, बट अगर खुद को एक सकारात्मक इंस्टिंक्ट देगा जो कि खुद से अंदर आना चाहिए। डेफिनेटली टीचर्स तो आपको मोटिवेट हमेशा करते रहेंगे, बट आपके अंदर भी अगर वो इच्छा है कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की, तो डेफिनेटली आप रास्ता ढूंढ लेंगे। और दिसंबर में जो आपकी बची हुई ख्वाहिश है, जो जिस भी कारण से रह गई है, एनटीए ने गलती की, क्या किया क्या नहीं किया, बट एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट दैट यू रियली डिजर्व, बिकॉज इस बार तो सही में बहुत सारे लोगों को नहीं मिला जो सही में डिजर्व करते थे। बट हाँ,
जिनको मतलब जो डिजर्व से भी थोड़ा एक्स्ट्रा थे वो सभी सिलेक्ट भी हुए। डेफिनेटली डिजर्व करने से भी थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा अपना एफर्ट डाला, तो इसलिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उससे भी ऊपर स्कोर किया और डेफिनेटली अचीव किया। चलिए लास्ट में नेहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरी जो सक्सेस है इसमें आपके फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी अगर आप क्रेडिट देना चाहें तो प्लेटफॉर्म इज योर्स, डेफिनेटली प्लीज। सर इसके लिए क्रेडिट अपने पापा को देना चाहती हूँ। वो लोग काफी सपोर्टिव थे मेरे इस जर्नी में। 2 बार मेरा नहीं क्लियर हुआ फिर भी वो लोग काफी मोटिवेट करते रहे कि नहीं करो करो, तुम्हारा हो जाएगा। और सर ऑब्वियसली आपको, तुलिका मैम को, प्रीति मैम को, आप लोग नहीं होते तो नहीं होता, क्योंकि 2 बार मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके ट्राई कर लिया था, नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली इस बार का सारा क्रेडिट आप लोग को जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू कि आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आए और आपने टाइम निकाला। और हमारे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद जो बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है, कंफ्यूजन है इस एग्जाम को रिगार्डिंग कि प्रिपरेशन कैसे करें कैसे नहीं करें, क्या सही तरीका है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब हो सकते हटेगा और एक वायबल ऑप्शन के रूप में वो यूसीनेट एग्जाम को डेफिनेटली देखेंगे और अपने करियर ओरिएंटेशन से इसको डेफिनेटली परस्यू करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन नेहा जी, आप आए यहाँ पे हमारे साथ बात की। एंड बाकी भी अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका जो भी आपका टारगेट है कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं वो भी पूरा हो, या फिर एकेडमिक फील्ड में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिले। तो मेरी तरफ से और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत, हम सभी की तरफ से जो भी ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सो मच नेहा, वेलकम। ओके दोस्तों, सो अभी हमने बात की नेहा जी से, जिन्होंने कुमारी नेहा, जिन्होंने जो बिहार से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे स्कोर के साथ इस बार जीआरएफ अचीव किया है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। तो आप लोग भी एक सही गाइडेंस के साथ में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा तो बार बार सिर्फ फ्री क्लास के भरोसे बैठकर या फिर सिर्फ मैराथन के भरोसे बैठ के मत बैठे रहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स है जिसके साथ में आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिल रहा है और अभी आराम से दिसंबर के एग्जाम में आने में थोड़ा सा वक्त है, तो तब तक आप जो है आराम से अपना फाउंडेशन कोर्स से जो वीक यूनिट्स है वो भी कवर कर सकते हैं और साथ साथ रिवीजन के लिए जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स आपको हेल्प करेगा फॉर पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2। ओके, पेपर 1 फ्री मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन लीजिए। और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के साथ जो है, जैसे कि कुमारी नेहा ने अपनी जो जर्नी थी यूजीसी एग्जामिनेशन की वो कंप्लीट कर ली, अब नाउ शी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, अब ये अटकी नहीं, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में इतना अटके ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार से अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं बट वो सफलता नहीं मिल पा रही जो सही में आप डिजर्व करते हैं, तो आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वक्त को बर्बाद मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट अपना एडमिशन लेकर प्रिपरेशन कीजिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके इस पूरी कैच, इस जलेबी जो है यूजीसी एग्जामिनेशन की, उससे बाहर निकल जाइए, फिर आगे अपना नेक्स्ट करियर की तरफ फोकस कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, पीएचडी कीजिए, जो भी करना आप चाहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो, जिससे वो भी मोटिवेटेड रहे और एक सही स्ट्रेटजी के साथ, ओके, जो नेहा ने स्ट्रेटजी बताई उसके साथ जो है अपनी प्रिपरेशन कर सके। बाकी टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं आप लोग, जहां पे रेगुलरली आपको क्लासेस की, फ्री क्लास के अपडेट मिलते रहेंगे और जो भी एग्जाम रिगार्डिंग अपडेट्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, बाय बाय।